हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तराखंड लेक्चर की तैयारी हम मेरे चैनल के ऊपर कर रहे हैं। तो आज का वीडियो जो है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है हम एक टेस्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूकेपीएससी प्रीवियस जो क्वेश्चंस पेपर है उसके बेस पर होने वाला है। ठीक है, तो यूकेपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चंस जीएस के अंदर पूछता है उसका आपको आइडिया इसको देखने के बाद थोड़ा बहुत लग जाएगा। और इसको एक्स्ट्रा जो बातें हम डिस्कस करेंगे उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टेस्ट। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी लोग जो है वीडियोज़ को व्यूज़ करते हैं लेकिन उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और उसके बाद बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ आपके पास भविष्य में मैं डालूंगा वो तुरंत आप पे पहुँच जाए। ठीक है, क्योंकि आगे भी हम इस चैनल के ऊपर लगातार तैयारियाँ करते रहेंगे दोस्तों, तो इसीलिए आपको काफ़ी फ़ायदा जो है ये चैनल देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों अब मात्र 10 दिन जो है शेष रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए आपके। आई होप आप लोगों की तैयारी सही चल रही होगी और आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी उनके पास कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उन्हें कि क्या किया जाए, तो वो या उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं क्या नहीं, तो आप मुझसे उस बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स वगैरह भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का सेशन, जो कि बेस होगा यूकेपीएससी टेस्ट के बेस पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए 4 हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम एंड हार्मोन्स। तो ये क्वेश्चन सारे जितने भी हैं ये प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं आपके यूकेपीएससी के अंदर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आपका प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। ठीक है, ये एंटीबॉडी वर्ड जो आपने कई बार आजकल सुना ही होगा। कोरोना के दौरान जब वैक्सीन लगती है तो उसके बाद जो है काफ़ी चर्चाओं में है कि कितने दिनों बाद एंटीबॉडीज़ बनेंगी, कितने दिनों बाद, क्योंकि जो फर्स्ट वैक्सीन है उसको, जो फर्स्ट डोज है उसके बाद नहीं बल्कि सेकेंड डोज लेने के 15 से 20 दिन बाद जो है वो एंटीबॉडीज़ तैयार हो रही हैं, जो कि शरीर के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो है वही जो क्षमता होती है वो हमें उस रोग से लड़ने के लिए एक क्षमता को प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन। एंटीबॉडी जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है, शरीर में जब एंटीजेंस का प्रवेश होता है तो उसके विरोध में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडी द्वारा विकसित होती है। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो बीटा जो कोशिकाएं होती हैं उनसे द्वारा बनती है। एंजाइम शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे उपापचय संबंधी क्रियाएं, यानी कि जो क्या बोलते हैं उनको रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, उपापचय की संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उनको दर को बढ़ाता है। और हार्मोन्स शरीर के नियंत्रण व समन्वय में सहायक हैं। तो शरीर के अंदर जितना भी हमारा जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके हार्मोन्स का उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वो आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसके द्वारा फ्लू होता है। तो फ्लू के लिए यहाँ पर 4 चीज़ें आपके सामने हैं, विषाणु, जीवाणु, फफूंदी या फीता कृमि। तो बताइए स्वाइन फ्लू किससे होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा, आप सब जानते हैं स्वाइन फ्लू का क्या कारण है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन ए। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स स्वाइन फ्लू एक विषाणु जनित रोग है जो कि H1N1 नाम के जो वायरस से उससे उत्पन्न होता है। तो ये वायरस का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, H1N1 वायरस। ठीक है, तो ये H1N1 वायरस जो है ये एक स्वाइन फ्लू के लिए होता है। एक होता है H1N3, हाँ इस तरीके से कुछ होता है, वो आपका बर्ड फ्लू के लिए होता है। तो ये दोनों ही पूछे जाते हैं, दोनों ही अपने आप में एक वायरस हैं जो कि शरीर के अंदर प्रवेश करके श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको ये इफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास देखिए, प्रोटीन का मुख्य तत्व है। तो प्रोटीन का मुख्य तत्व इनमें से क्या है बताइए। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन है। बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोटीन है उसका प्रमुख तत्व है यहाँ पर नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सभी जैविक अणु बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि सामान्यतः जल, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं। प्रोटीन की संरचना अमीनो एसिड का बहुलक है जो कि मुख्यतः मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक हैं।
अतः प्रोटीन का मुख्य तत्व नाइट्रोजन है, ठीक है ना, क्योंकि जो प्रोटीन की जटिल संरचना है वो एमिनो एसिड से बनी होती है। एमिनो एसिड होने का मतलब उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। हालांकि जो और जो है तत्व हैं वो भी हैं, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है? नाइट्रोजन, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस किस सिद्धांत से संबंधित है? यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी है उसका फर्स्ट जो लॉ है वो किस संरक्षण पर आधारित है? ये सारे क्वेश्चन साइंस से हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जो ऊष्मागतिकी है उसका जो फर्स्ट लॉ है दैट इज, उसको कहते हैं आप ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। तो ये ऊर्जा जो है उसके संरक्षण पर आधारित है, जो कि बेसिकली किस क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड की जो टोटल ऊर्जा होती है, टोटल एनर्जी होती है, वो अपने आप में कांस्टेंट है। ओके, तो यही ये नियम है। और इसका जो गणितीय रूपांतरण है वो इस तरीके से इसको दिखाया जाता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है ना। जहाँ पर जो डेल्टा क्यू है वो निकाय के द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा होती है, जो एब्जॉर्ब हीट होती है, वो डेल्टा क्यू होती है। जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है यानी कि चेंज इन एनर्जी होती है वो डेल्टा यू, और निकाय के द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो डेल्टा डब्ल्यू होता है। ये इसके ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूपांतरण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? तो पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उसके कारण आप जानते हैं सबसे ज़्यादा पर्यावरण की समस्या या मृदा प्रदूषण क्यों कौन करता है? आपका डीटीटी, ठीक है। तो डीटीटी जो है वो सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण करने वाला एक कीटनाशक है, जिसका कि पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसको डीटीटी शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। ये प्रदूषक विकिरण, ऑक्सीकरण तथा जैविक अवघटन की प्रक्रिया में टूटते नहीं हैं। डीटीटी के छिड़काव करने के पश्चात ये खाद्य श्रृंखला में पहुंचकर प्रत्येक स्तर पर आवर्धित होते हैं, जिससे जैव आवर्धन की समस्या उत्पन्न होती है। और पक्षियों में यह अंडों की दीवार को पतला कर देते हैं, जिससे कि वह समय से पहले ही टूट जाते हैं। इससे पक्षियों की जन्म दर प्रभावित होती है और पर्यावरण को नुकसान होता है। अतः अब भी इसका प्रयोग कम किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये क्या होगा, जब इसको छिड़का जाएगा तो ये पौधों के अंदर घुस जाएगा, खाद्य चेन जो फूड श्रृंखला है उसके अंदर प्रवेश कर देगा, और हर नए लेवल पर जाके इसका जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन कहते हैं। ये मैंने आपको इन्वायरमेंट वाले लेक्चर के अंदर बताया भी था कि जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। जबकि प्रत्येक लेवल पर क्या होता है, वो जो इम्प्योरिटी होती है या जो कीटनाशक होता है उसकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अभी 0.0001 ppm से बढ़कर वो थोड़ा और बढ़ जाएगी, फिर नेक्स्ट लेवल पर और बढ़ जाएगी। तो जो अंतिम जो उपभोक्ता होगा उस वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो एक अच्छी खासी अमाउंट वहाँ तक बन जाएगी, उसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, रेत, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड या लकड़ी का बुरादा। तो आप जानते हैं कि पेट्रोल से अगर आग लगती है तो उसको सबसे बुझाने का अच्छा तरीका कौन सा है? रेत, ठीक है ना। तो रेत के द्वारा ही उसको बुझाया जा सकता है। पेट्रोल जनित आग है उसको बुझाने के लिए रेत का प्रयोग किया जाता है, जो आग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकता है, ठीक है। तो इसीलिए पेट्रोल पंप पर बाल्टियों में रेत भरकर रखी जाती है। आप जो पेट्रोल से लगी आग है उसको ना तो पानी से बुझा सकते हैं, ना कार्बन डाइऑक्साइड से, ना आप उसे लकड़ी के बुरादे से, क्योंकि तीनों ही स्थिति में वो और ज़्यादा ज्वलनशील हो जाएगा, ठीक है। केवल रेत की स्थिति में, जबकि उसका ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तभी वो बुझ सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या है, फल पकाने के लिए जो हार्मोन है वो कौन सा है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर है इथाइलिन, ऑक्सीन, काइटिन या ये सभी। तो फ्रेंड्स जो फल है उसको पकाने के लिए इथाइलिन नाम का जो हार्मोन है वो यूज होता है। यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर बी दे रखा है लेकिन ये गलत है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। फल पकाने के लिए जो हार्मोन यूज होता है वो दैट इज कॉल्ड इथाइलिन, जो कि पौधों में जड़ों, पत्तों तथा फूलों, फल तथा बीजों में यह बनता है, ठीक है। क्लाइमेरेटिक को पकाने में जो हार्मोन बहुत ज़्यादा सहायक है। तो इतना से याद रखना है आपको कि इथाइलिन जो हार्मोन है ये फल पकाने में यूज होता है। नेक्स्ट आपके पास है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूरजमुखी के बीजों में होता है। तो यहाँ पर है एल्कलॉइड्स, तेल, डाइज या क्रिस्टल्स, रवे। तो यहाँ पर कौन सा सूरजमुखी के तेलों पौधे के बीजों में होता है?
तो आप सब जानते हैं सूरजमुखी के जो पौधे हैं होते हैं उनके बीजों में तेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमुखी के पौधे के बीज में तेल होता है, यह वसा अम्ल का मुख्य स्रोत है, ठीक है। वसा अम्ल यानी फैटी एसिड्स, ठीक है, जो लिलोनिक अम्ल के रूप में भी पाया जाता है। तो फैटी एसिड इसको कहा जाता है वसीय अम्ल, जो कि सूरजमुखी के फूलों में होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो आप बहुत वेरी कॉमन क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट। पारसेक का मात्रक है, तो पारसेक का मात्रक आप सब जानते हैं। पारसेक किस चीज़ का मात्रक है? ये दूरी मापने का। जो खगोलीय पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, बड़ी बड़ी जो हेवनली हमारी बॉडीज होती हैं, अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग जो गैलेक्सी हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मापने की इकाई कौन सी है? पारसेक, ठीक है। एक पारसेक किसके बराबर होता है? 3.8 इंटू 16 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। तो पहला जो यांत्रिक कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज है उसने डिजाइन किया था, उसका नाम क्या है? एबेकस है, या एनालिटिकल इंजन है, या कैलकुलेटर है, या प्रोसेसर है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन कौन सा? बी, ठीक है ना। एनालिटिकल इंजन वो कहलाता था। एनालिटिकल इंजन बेसिकली क्या होगा? ये ऐसा यांत्रिक कंप्यूटर होगा जो कि बेसिकली गणितीय संक्रियाएं जो होती हैं उनको करने में सक्षम था। बाकी एबेकस जो पहला कंप्यूटर था वो एबेकस था। आप सब जानते, कंप्यूटर भी नहीं था वो, तो कंप्यूटर का पूर्ववर्ती था, जिसमें आपका इस तरीके से ये होते हैं और उस पर ये दाने से बने होते हैं। उन दानों को इधर से उधर खिसका कर जो है काउंटिंग की जाती थी। तो ये बहुत सीमित इसका उपयोग था। तो ये वाला जो है ये कंप्यूटर का पूर्ववर्ती है। लेकिन जो चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन किया वो एनालिटिकल इंजन है, ठीक है। एनालिटिकल इंजन मतलब जो एनालिसिस कर पाए, जो यांत्रिक क्रियाएं उनका एनालिसिस कर पाए, गणितीय जो संक्रियाएं हैं उनका एनालिसिस कर पाए। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? तो ये भी एक कंप्यूटर से क्वेश्चन है। इसमें देखिए नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है और वोलेटाइल क्या होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, पहला कैच मेमोरी, दूसरा रैम, तीसरा रोम, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि रोम, ठीक है। रोम क्यों होगा? रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये ऐसी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर जिसको हम केवल और केवल रीड कर सकते हैं, उसको राइट नहीं कर सकते, यानी कि उस पर कुछ चेंज नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो मेमोरी है वो रोम कहलाती है, और उसी का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब वाष्पीकरण जिसका हो जाए, और नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वाष्पीकरण ना हो, मतलब जो खत्म नहीं हो सकती, जो डिलीट नहीं हो सकती, ठीक है। और दूसरी होती है रैम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जब हम कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं तो एट द प्रेजेंट जब भी हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो कंप्यूटर का जो डेटाबेस होता है वो सारा का सारा जो मेमोरी है उसको, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सब का रैम पे चलती है, ठीक है। रैम ही डिसाइड करती है कि वर्किंग आपकी कितनी फास्ट होगी, ठीक है। और साथ के साथ दोस्तों जब आप साथ के साथ कोई वर्ड्स लिख रहे हैं या टाइपिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब रैम में है, जब तक कि आपने उसको सेव नहीं किया। जब जैसे ही वो सेव हो गया तो सारा डेटा रोम में चला जाएगा, ठीक है। तीसरी होती है कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी आप जानते हैं कि जब आप कोई फाइल वगैरह बनाते हैं तो उसके पीछे एक शॉर्ट जो छोटी छोटी फाइल्स बन जाती हैं, वही होती है कैच मेमोरी, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास अगला क्वेश्चन, वो भी आपका कंप्यूटर से ही है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की युक्ति है। तो ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों। जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग में बदलती है कौन? मॉडेम, ठीक है ना। तो मॉडेम का यूज़ कहाँ होता है? बेसिकली ये जो मॉडेम होता है ये इसके द्वारा जो है वो आपका जो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर लाइन है उसको कनेक्ट किया जाता था। अब तो इसका यूज़ कम हो रहा है क्योंकि अब तो वाईफाई और बाकी जो अदर सिस्टम्स हैं वो आ चुके हैं। लेकिन शुरुआत में ये होता था कि जो मॉडेम होता है उसके माध्यम से जो टेलीफोन लाइन का इंटरनेट कनेक्शन होता था उसके माध्यम से ही कंप्यूटर को जोड़ा जाता था, और उसको आपका मॉडेम की सहायता से जोड़ा जाता था। तो वो आपका मॉडेम जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो अति शक्तिशाली जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सुपर कंप्यूटर। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति क्षमता वाला अति शक्तिशाली व उच्च विस्तार वाले कंप्यूटर हैं जिसका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। तो ये तो पहले की बात थी, अब धीरे धीरे ये आकार इसके बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जाहिर सी बात है डेटाबेस जो है
कोई भी कंपनी है, कोई भी सिस्टम है, किसी विद्यालय का सिस्टम है, किसी भी चीज़ का सिस्टम है, उसका प्रत्येक जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका अपने एक डेटाबेस होता है। तो उस डेटाबेस को मैनेज जो करता है उसको क्या कहते हैं हम, DBMS, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो उसको DBMS कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास पेंटियम शब्द है। तो पेंटियम जो शब्द है आपने सुना ही होगा। ये पेंटियम जो प्रोसेसर है वो शुरुआती टाइम में आते थे। तो ये क्या है दोस्तों, एक माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब ये तो बहुत बाद में आए, कोर जो i3 आई आई आज हम i7 i10 पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच गए। पहले जो है वो ड्यूल कोर आते थे, फिर कोर टू ड्यूल आए, फिर i3, फिर i5 i7, ये सब बाद में आए। लेकिन शुरुआत में जो आपके इंटेल के आते थे ये आपके पेंटियम वाले प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ये 80s 90s के टाइम के फेमस जो हुआ करते थे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन। माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई जाने वाली प्रोग्राम की एक योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। कुछ महत्वपूर्ण माइक्रो प्रोसेसर के नाम है इंटेल, ड्यूल कोर, पेंटियम। तो ये जितने भी थे पहले के टाइम पे ड्यूल कोर, ठीक है। तो ये सब आपके पुराने प्रोसेसर हैं। और उसके बाद कोर टू ड्यूल आया, कोर टू ड्यूल के बाद i3, फिर i7, फिर i10, इस तरीके से नई नई चीज़ें आती रही। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों, किस तरह के का जो प्रक्रम है वो छोटी फाइल जो है वो बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है। तो आप जानते हैं कि फाइल को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए को देखिए, कंप्रेसर जो है उसको यूज़ करते हैं और कंप्रेसर के माध्यम से हम फाइल को छोटा बना लेते हैं ताकि उसको ईमेल या अन्य माध्यमों से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट है आपके पास ALU। तो ALU क्या क्या मतलब है, ये आपने सुना होगा। ALU क्या होता है। ALU दोस्तों जो ALU होता है वो होता है आपका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका पूरा नाम है, ये लिखा होगा कहाँ पर है, हाँ ये डी वाला देखिए, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। बेसिकली ये आपका जो CPU होता है उसके अंदर ये चीज़ काम करती है। जब हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट प्रोवाइड कराते हैं तो उसके बाद जो उसके अंदर इनपुट को वो रीड करता है, जो नॉर्मल लैंग्वेज जो उसको मशीन लैंग्वेज में बाइनरी सिस्टम में चेंज करता है, फिर बाइनरी सिस्टम उसको रीड करता है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन करता है, और फाइनली उसको अगेन नॉर्मल लैंग्वेज में जो है वो चेंज करके आउटपुट दिखाता है। तो ये सारी प्रोसेस आपका ALU के माध्यम से होता है। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते, देखिए यहाँ पर लिखा भी है ALU का अर्थ होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो CPU के लिए अंक गणितीय क्रियाएं व तुलनाएं करती है, ठीक है। जैसे कि CPU है, उसको अगर हम कोई निर्देश देते हैं कि भाई ये छोटा है या ये बड़ा है, तो उसे कैसे पता चलेगा, इसी के माध्यम से उसको पता चलेगा, ALU के माध्यम से। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये आप सब जानते हैं, जो BDU है आपका मॉनिटर, वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि आउटपुट डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। तो कंप्यूटर की जो अलग अलग पीढ़ियां हैं उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया भी था कि शुरुआत में जो है वो आपका जो कैथोड रे ट्यूब होती थी उसका इस्तेमाल होता था, फिर धीरे धीरे ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लग गया, फिर आने वाली जो पीढ़ी है उसमें फिर IC जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उनका डेवलपमेंट हुआ, और फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स का डेवलपमेंट हुआ, फिर प्रोसेसर आए, फिर माइक्रो प्रोसेसर आए, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग पीढ़ियों में चला। तो फाइनली ये जो तीसरी पीढ़ी थी दोस्तों उसमें ये काम हुआ, दूसरी पीढ़ी में सॉरी, ठीक है, जो कि आपका 1956 से लेकर 1963 तक की थी, जिसमें कि ट्रांजिस्टर का यूज़ वहाँ पर किया जाता था, ठीक है। पहली पीढ़ी में आपका ट्यूब का यूज़ होता था, फिर आपका ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, फिर आपका सेमीकंडक्टर आए, फिर आपका IC आई इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसके बाद आपका प्रोसेसर आए जिनको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक ऐसी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो यहाँ पर देखिए, ज़ेरे, अमेजन, नील या नाइजर। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, अपने मैप के अंदर इसको अफ्रीका के मैप में देख लीजिए, कांगो जो नदी है वो आपका यहाँ पर जो बीच से जा रही है अफ्रीका के, वो 2 बार इस तरीके से काट रही होगी। तो कांगो जो नदी है उसी का दूसरा नाम है जैरे या जायरे भी कहा जाता है इसको।
यहाँ पर जो दोस्तों ये कांगो नदी आपका, इस पर जो स्टैनले प्रपात यानी कि स्टैनले फॉल भी स्थित है, तो इसलिए ये फेमस है और ये विश्व की सबसे गहरी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली तो नील नदी है, आप जानते ही। चलते हैं आगे। अगला देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर 4 कंट्रीज हैं, उनके अलग अलग राजधानी दे रखी है, तो आपको बतानी है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, ट्यूनीशिया का ट्यूनीस, अल्जीरिया का अल्जीरियस एंड मोरक्को का मराकेस। तो बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मोरक्को। ठीक है, मोरक्को का रबात है। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताना है हमें, म्यांमार की सीमा के सहारे म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है। यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर हम चलें तो हमें बताना है कि क्या क्रम होगा। तो यहाँ पर देखिए आप मैप मैप आप सबके पास है, मैप में देखिए आइडिया लगाइए, 2 मिनट इसको पॉज करके सोचिए और फिर आप आंसर करिए। तो यहाँ पर अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं तो कौन कौन से राज्य होंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें मैप बेस्ड वो कई बार पूछ लेता है कि इनको उत्तर से दक्षिण तक अरेंज कीजिए, या कई बार ऐसा पूछ लेता है कि इस राज्य के अगल बगल कौन से राज्य हैं, इस तरीके से। या किसी राज्य की जो है सीमा के बारे में पूछ लेगा, किस किस से लगे हुए हैं, या इंटरनेशनल सीमा किस किस से लगी हुई है। इस तरीके के क्वेश्चन ये यूकेपीएससी के फेवरेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों, आप जानते हैं सबसे ऊपर जो है अरुणाचल प्रदेश है, फिर उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो नागालैंड आता है, फिर मणिपुर और मिजोरम तो सबसे नीचे आपका होता है। ओके, इस तरीके से यह ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, किस देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। तो 1000 लेक्स, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स के नाम से कौन फेमस है। यहाँ पर देखिए 4 देश हैं आपके आप सामने, स्वीडन, कनाडा, पोलैंड, फिनलैंड। तो इसके बारे में अगर जिसने जीके पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि जो आपका फिनलैंड है दोस्तों वो आपका 1000 झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट जो है वो डी हो जाएगा। जो ये ऊपर के कंट्रीज होते हैं ना, इनको नार्डिक कंट्रीज बोलते हैं, आपका नॉर्वे, स्वीडन, तो फिनलैंड, ये जो कंट्रीज होती हैं दोस्तों ये उच्च अक्षांशों पर स्थित है। और दुनिया की जो अधिकतम झीलें होती हैं, मैक्सिमम जो झील्स हैं, लेक्स हैं, वो आपका जो हाई एल्टीट्यूड्स हैं या उच्चतम अक्षांश हैं उन्हीं पर स्थित हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कनाडा के अंदर भी देखी होगी कितनी सारी जो झीलें हैं उत्तरी अमेरिका में, है ना, तो वो सब उच्च अक्षांशों पर ज़्यादा झीलें बनी हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में बर्फ़ जो हिम युग था वो यहीं पर था, तो वो धीरे धीरे उस कारण से वो डेवलप हुआ। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो कौन सा देश है। यहाँ पर मैंने आपको घास के मैदान जो है अलग अलग देशों के अंदर बताए थे। ठीक है, तो उसी के कारण यहाँ पर पशुपालन होता है। तो कौन सा देश होगा, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, अर्जेंटीना है और वेनेजुएला है। तो यहाँ पर जो दोस्तों सबसे फेमस कंट्री है आपके पशुचारण के लिए वो है आपके अर्जेंटीना। ठीक है, तो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान हैं आप जानते हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनको क्या कहते हैं हम, पंपास। ठीक है, तो पंपास घास के जो मैदान होते हैं उनमें पशुओं के चरने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से पशु चारण के लिए वो चीज़ अच्छी हो जाती है। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो आसान क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं कि भारत जो है वो, जो बांग्लादेश है वो भारत का ही पार्ट था, पूर्वी बंगाल था, तो जाहिर सी बात है भारत की सबसे बड़ी सीमा किससे लगेगी, वो बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश ऑलमोस्ट पूरा भारत से ही जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, यहाँ पर कुछ सीमा रेखा की अलग अलग लंबाई भी दे रखी है। भारत बांग्लादेश की लगभग 4096 किलोमीटर है। उसके बाद भारत चीन के दूसरे नंबर पर जो कि लगभग 3380 किलोमीटर है। फिर भारत पाकिस्तान तीसरे नंबर पर 3323 किलोमीटर है। फिर भारत म्यांमार चौथे नंबर पर, फिर भारत नेपाल, फिर अफगानिस्तान और भारत भूटान सबसे कम 699 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी। तो यहाँ पर देखिए मिजोरम है। जो 2011 का सेंसस है दोस्तों ये आपने पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है ना, 2011 का सेंसर है, उस सेंसस होगा उससे 1 या 2 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बन सकता है कि बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सेंसस से क्वेश्चन आते ही आते हैं।
तो यहाँ पर बताना है आपको कि राज्य में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी। तो मिजोरम है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है और त्रिपुरा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर सब केरल होता तो सबसे ज़्यादा केरल की है। अब उन्होंने केरल जानबूझ के ऑप्शन के अंदर दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो केरल के बाद बचा कौन फिर, आपका मिजोरम, ठीक है। तो उसके बाद जो सर्वाधिक जो साक्षरता है दोस्तों वो मिजोरम की है 91.58%। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से पर्वत शिखरों में कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो कामेट, दूनागिरी, बंदरपूछ और नंगा पर्वत। तो यहाँ पर जो आप जानते हैं दोस्तों कि नंगा पर्वत जो है वो उत्तराखंड के अंदर स्थित नहीं है, बल्कि ये तो काराकोरम श्रेणी के अंदर है। ओके, गिलगित बाल्टिस्तान जो कि पीओके के वाले इलाके में है वहां पर ये स्थित है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, संयुक्त राष्ट्र 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 8.2 अरब, 8.5, 8.8, 9.1। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 8.5 अरब। ओके दोस्तों, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा। ये 2016 का पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, 2017 का सॉरी, तो इसलिए वो करंट अफेयर के क्वेश्चन के अनुसार पूछा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, भारत में निम्नलिखित तटों में किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है, यानी कि जो समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो किस बीच से मापी जाती है, बताइए। मुंबई, चेन्नई, कोचीन या विशाखापट्टनम। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है मुंबई, ठीक है। तो भारत में जो मुंबई का जो तट होता है उससे समुद्र तल की आधार रेखा जो बेस लाइन है वो तय की जाती है, और इसकी माप जो है वो पहले कराची से की जाती थी आज़ादी से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है। और चौथा है गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। तो यहाँ पर गलत कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है दोस्तों वो गलत हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी गंगोत्री से नहीं निकलती है, बल्कि भागीरथी नदी जो है वो गंगोत्री से निकलती है, और गंगा तो वो रुद्रप्रयाग से बनती है, तो इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये याद रख लेना, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन जो है वो राज्यों की अलग अलग निर्माण तिथि के आधार पर दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पर जो सुमेलित है वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए जो ये अलग अलग दे रखे हैं। ये इतना डीप तो क्वेश्चन खैर पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि जो राज्य स्थापना दिवस है अपने राज्य का तो होना ही चाहिए, बाकी अगल बगल के, जैसे हरियाणा हो गया 1 नवंबर, इनका हमारा 9 नवंबर है, इनका 1 नवंबर। मिजोरम 20 फरवरी, तेलंगाना 2 जून और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर। तो छत्तीसगढ़ और हरियाणा जो है वो एक ही दिन के बने हुए हैं, ठीक है। अगला देखिए आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है। तो ये डेटा दोस्तों ये चेंज होता रहता है, ये पुराना डेटा था। तो पुराना डेटा के अनुसार उस समय पर जो दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पर था। अब वर्तमान में 2021 के अंदर कौन होगा, तो आप एक बार गूगल में डाल के सर्च करके जरूर पता कर लेना कि इस साल का नया जो डेटा है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा दालें कौन उत्पादित करता है, चावल कौन करता है, गेहूं कौन करता है, गन्ना कौन करता है, ये सब चीज़ें देख लेना थोड़ा। अगला देखिए, निम्नलिखित देशों में किसके पास विश्व का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का भंडार है। तो भारत, सूरीनाम, रूस और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार है। ओके, उसके बाद ब्राज़ील का नंबर सेकंड नंबर पे आता है। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया है वो किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास है। और मध्य प्रदेश के पास ही जो है फॉरेस्ट एरिया जो कि सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ठीक है। लेटेस्ट जो बाघ सेंसस हुआ था उसके अंदर जो है बाघों की जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो मध्य प्रदेश के अंदर पाई गई है। और फिर मेरे ख्याल से कर्नाटक के अंदर, और फिर तीसरे नंबर पे उत्तराखंड, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेना।
दोस्तों ये बाघों की गणना वाला है, ये भी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, देख लेना इसको भी। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई थी? तो भारत में जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 के अंदर घोषित की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहीं से जो है भारत के अंदर एक जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम है उनका विकास किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही नहीं, जो भी आपके प्रमुख दिवस होते हैं उन दिवसों को आप एक बार लिस्ट बना के याद जरूर कर लेना, ठीक है। जिसमें आपका जनसंख्या दिवस, पर्यावरण दिवस, महिला दिवस, और आपके हेपेटाइटिस डे, और क्या क्या डे होते हैं, और भी जो थोड़ा अजीब अजीब डे भी होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। लेकिन मेनली मेन जो डेज हैं वो प्रत्येक महीने में एक या दो या तीन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो आपको पढ़ लेने। तो 12 महीने के कितने हुए? 24 डे तो कम से कम आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो प्रमुख जो डे हैं, योगा डे, आपका कैंसर डे, ठीक है, तंबाकू निषेध डे, महिला दिवस, मजदूर दिवस, और क्या क्या होते हैं आपका कारगिल दिवस, और भी जितने भी ये इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं ये सारे आप पढ़ के जाना, ठीक है। शिक्षक दिवस ये तो खैर पढ़ना ही है। नेक्स्ट है आपके पास अगला क्वेश्चन, देखिए, पलायन का गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो पलायन का जो गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत है ये जेलेंस्की ने दिया था, ठीक है दोस्तों। पलायन का संक्रमण गतिशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन जेलेंस्की ने किया था। इसने पलायन के सकारात्मक तथा नकारात्मक कारकों का वर्णन किया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमिलित नहीं है? थारू उत्तर प्रदेश, गद्दी हिमाचल, कोयंक केरल, और टोंडा तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो दोस्तों सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है दोस्तों। कोयंक जो है वो केरल का नहीं है, वो एक आदिवासी जो ट्राइब है वो मिजोरम के अंदर आती है, ठीक है, नागा जनजाति की है, समझ लो ये नागालैंड के अंदर, सॉरी, ठीक है। तो कोयक जो है नागा जो है जनजाति है उससे संबंधित है। बाकी थारू आप जानते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वाला जो भाग है उसमें पाए जाते हैं। गद्दी हिमाचल के अंदर हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो जनजातियां हैं प्रत्येक राज्य की वो इम्पोर्टेंट जो है वो पूछ लेना है। जैसे भील जनजाति कहाँ की है, ठीक है, ये पूछी जाती है। इस तरीके से आप इनको देख लेना एक बार। नेक्स्ट देखिए आपके पास 2011 की जनगणना, देखिए 2011 से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात यानी कि यौन अनुपात था? तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा राज्य है वो केरल है, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी केरल में ही है, ठीक है। जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पर है? केरल के अंदर है, ओके। उसके बाद जो केरल है, फिर पुडुचेरी, फिर तमिलनाडु, ओके। सबसे कम जो है वो कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर, ये याद रखना। अगला नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से किसी नगर का हृदय कहा जाता है? तो जो कोई भी नगर है उसका हृदय किसको कहा जाता है? पहला है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, दूसरा है बेहतर आवास क्षेत्र, तीसरा बेहतर आवासीय सामाजिक सुविधाओं वाला क्षेत्र, और चौथा है नित्य प्रति आवाजाही यात्री क्षेत्र। तो दोस्तों जो नगर का हृदय क्षेत्र है वो कहलाता है आपका कौन सा? नित्य प्रति आवाजाही यात्री क्षेत्र, जहाँ पर यात्रियों की सर्वाधिक आवाजाही होती है, डी, ठीक है। जैसे कि अगर हम देहरादून की बात करूँ तो यहाँ पर जो घंटाघर है वो इस प्रकार का नगर हृदय है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा आवाजाही होती है, और यहाँ से एक तरह से शहर का ये हार्ट ऑफ सिटी है, यहाँ से सब जगहों के लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको कहा जाता है। अगला देखिए, भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया था? तो ये आपका ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मित्रा हैं, उन्होंने भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया था, ठीक है। भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण अशोक मित्रा ने किया था। उन्होंने शहरों के वर्गीकरण आर्थिक गतिविधियों के आधार पर किया था, ठीक है। नेक्स्ट है बाल कल्याण राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा क्या हुई थी? तो बाल कल्याण जो राष्ट्रीय पुरस्कार है घोषणा उसकी 1979 के अंदर हुई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1979 में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित किया गया, और बालकों के कल्याण से जुड़े व्यक्ति एवं तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार दिए जाते हैं,
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगला देखिए, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम, इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? तो पहला जो प्रयोग है बताइए, टेलर है, क्लार्क हैं, यहाँ पर ट्रांसले हैं और लिंडेमैन है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ट्रांसले हैं उन्होंने ही सबसे पहले इकोसिस्टम का प्रयोग किया था। मैंने आपको इकोसिस्टम पढ़ाया था एनवायरनमेंट में। इकोसिस्टम क्या होता है? बेसिकली कोई भी ऐसा सिस्टम जिस पर कि कई प्रकार की जो जैव विविधता है वो अगर लगी हुई है तो वो वहाँ पर एक इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, जिसको कि मेनली हम दो प्रकार से बांटते हैं, आपका जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, तो इस तरीके से हम बांटते हैं, जैसे कि अगर एक पेड़ है, उस पेड़ को अगर हम देखें, इस पेड़ पर पक्षी भी रहते हैं, इसके नीचे जो है वो सांप भी रहते हैं, यहाँ पर बगल पे एक तालाब है तो जिस पर जो जानवर हैं वो पानी पीने आते हैं, और यहाँ पर जो यात्री हैं वो भी आप आराम करते हैं, बंदर भी इस पेड़ पर आते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो एक पेड़ है वो यहाँ पर एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। ओके, इसको ही इकोसिस्टम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, किस राज्य में सर्वप्रथम पर्यावरण शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था? तो ये सबसे पहले जो शामिल किया गया था दोस्तों वो पंजाब के अंदर किया गया था। और पंजाब तो यहाँ पर है नहीं, तो पंजाब के बाद दूसरा नंबर पर आता है उत्तराखंड। ठीक है ना, तो उत्तराखंड ने जो है दूसरे नंबर पर इसको अपने पाठ्यक्रम में जरूरी विषय के रूप में शामिल किया था, किसको? पर्यावरण शिक्षा को। ठीक है, अगला देखिए, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है। तो ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ओजोन जो क्षरण है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा कारण है उसका क्या है? पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन फ्लोरोन डाइऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन, और चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आप जानते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपके ओजोन परत ह्रास के लिए। ठीक है, इस पर जो है वो बैन भी लगाया गया है, किसके अंतर्गत? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है, पराबैंगनी जो किरणें हैं उनको आने से रोकता है, ये सब जो है मैंने आपको बता रखा है, बताने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, जैव विविधता है यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो पहला देखिए, संपूर्ण प्रजाति, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग, दूसरा है पादपों की विविधता, तीसरा जंतुओं की विविधता, और चौथा है सांस्कृतिक पर्यावरण के योग। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है ना, क्योंकि संपूर्ण जितनी भी हमारी प्रजातियां हैं, जीन्स होते हैं, इन सभी का योग वो कहलाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं इसमें, क्योंकि बाकियों में तो उसने केवल सिंगल बात की है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जैव विविधता में संपूर्ण जीवों को शामिल किया जाता है, और जैव विविधता में संपूर्ण प्रजाति, संपूर्ण जीन आदि को शामिल किया जाता है। जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष की संपूर्ण जीवों की विविधता का योग है जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, तो आपस में जितने भी अंतःक्रिया करने वाले जो चीज़ें हैं उन सभी का योग है जैव विविधता, यानी कि किसी भी क्षेत्र में जितने भी इकोसिस्टम होंगे उन सभी का योग जैव विविधता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो अम्लीय वर्षा यानी कि जो एसिड रेन होती है उसके लिए मेन ही कौन से दो तत्व बताए भी थे, ये मैंने क्लास के अंदर एनवायरनमेंट वाली क्लास में। तो कौन से दो तत्व उत्तरदायी हैं? आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली NO2 और SO2। ठीक है, ये दो ऐसे तत्व हैं ये जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं आपके अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए। ओके, चलते हैं आगे। अगला देखिए, अगला ये इसमें कुछ जलवायु हैं और उनके प्रदेश बताने हैं। तो ये खैर थोड़ा टफ क्वेश्चन तो है, लेकिन क्या पता पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, टुंड्रा प्रदेश है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है, उष्ण कटिबंधीय है, और फिर शीतोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, तो हमें बताना है इसका, तो ये मैं डायरेक्ट आंसर इसका बता देता हूँ। यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं इसमें मुख्य उगने वाला पादप है आपका मेगाथर्म, जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय है वो है मेसोथर्म, आपका भूमध्य रेखीय नहीं जो बीच का है ये यहाँ पर है जो पादप वो उनको कहते हैं माइक्रोथर्म, और टुंड्रा प्रदेशों को कहते हैं हेकिस्थर्म। ठीक है, इस तरीके से ही अलग अलग पादप है। ठीक है, खैर ये बहुत डीप क्वेश्चन है, इतना तो नहीं पूछा जाएगा। अगला देखिए, उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्टैंड अप इंडिया बेसिकली महिलाएं व अल्पसंख्यक,
अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाएं, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक। तो ये सभी के लिए दोस्तों ये योजना है। ओके, 5 अप्रैल 2016 को लागू की गई थी। तो ये उस टाइम के करंट अफेयर की क्वेश्चन के अंदर आता है। ठीक है, वर्तमान के अंदर भी जो प्रमुख योजनाएं हैं उनको भी जरूर देख लेना आप लोग, प्रमुख जो योजनाएं। नेक्स्ट है आपके पास भारत की पहली बुलेट ट्रेन। तो इसके बारे में तो सब जानते ही हैं कि कहाँ से कहाँ तक दौड़ रही है, मतलब दौड़ेगी भविष्य में। ये आपका अहमदाबाद से पुणे मुंबई के बीच में बन रही है। ठीक है, तो नई जो मुंबई और अहमदाबाद, यहाँ पर कौन सा है, सी। तो ये बना रहा है, जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है वो इसको बना रही है। ठीक है, और इसके बनने के बाद तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी सिर्फ और सिर्फ रह जाएगी कितना, 2 घंटे, 2 घंटे कह रहा हूँ मैं, 40 मिनट। चलिए आगे। निम्नलिखित निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने का प्रथम राज्य घोषित किया गया। तो ये सब जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है वो पहला हमारा ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया है। यहाँ पर खेती के अंदर किसी भी प्रकार के कीड़ानाशक या आपका जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा तेज शतक बनाने वाले। तो अभी हम जो लेटेस्ट जो आपका कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से हुआ होगा तो उसको देख लेना आप लोग। ठीक है, जो लेटेस्ट जो पिछले साल का आईपीएल कौन जीता था वो भी देख लेना, और अभी कोई लेटेस्ट अगर ट्रॉफी टूफी हुई थी उनके विजेता भी देख लेना। अगला देखिए, बहु अरब डॉलर की परियोजना तापी जो दिसंबर 2015 में आरंभ हुई थी संबंधित, वो किससे संबंधित है। तो ये भी आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जिसमें ये दोस्तों प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस से रिलेटेड है। ओके, अगला देखिए, 2016 को सार्क देशों द्वारा मनाया गया। तो पहला है लोकतंत्र एवं विकास का वर्ष, बी है आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का वर्ष, सी है सांस्कृतिक विरासत का वर्ष, और डी है पृथ्वी बचाओ वर्ष। ठीक है, तो सार्क बेसिकली आप जानते हैं सार्क क्या है, ये दक्षिण एशियाई हमारे जो देश हैं उनका एक संगठन है, 8 देशों का ये संगठन है। ठीक है, तो इन्होंने मनाया सांस्कृतिक विरासत का वर्ष 2016-17 को। ओके, तो यहाँ पर देखिए, पढ़ लेते हैं इसको। सार्क दक्षिण पूर्व एशिया के 8 देशों का एक संगठन है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना। यहाँ पर इसका जो मुख्यालय है ढाका में है, ये भी याद रख लेना। अगला देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों, आंग सान सू है वो म्यांमार की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनके नाम पर क्या था, यहाँ पर जो करंट अफेयर के अंदर था, ये इनके जो पुत्र हैं वो ब्रिटिश नागरिक हैं। खैर ये तो उस टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन म्यांमार जो है दोस्तों फिर से चर्चाओं में है ना। आपको याद रखना है कि म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है। ठीक है, और इसलिए जो है म्यांमार बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है और म्यांमार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो म्यांमार की एक तो नई राजधानी आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है, नेपिडो। ठीक है, पहले तो म्यांमार की बर्मा हुआ करती थी, लेकिन अब उनकी राजधानी बदल चुकी है, वो है नेपिडो। तो नई उनकी जो राजधानी है उसका नाम आपको भी याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है कि जो वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है तो वो किस आर्मी जनरल के नेतृत्व में हुआ। तो उनका नाम, अजीब सा नाम है उनका नाम है मिन ओंग हैंग। मिन ओंग हैंग उनका नाम है। ठीक है, तो वो वहाँ पर आर्मी जनरल है जिन्होंने वहाँ पर कू किया है। ठीक है, तो उनके नेतृत्व में ही कू हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपके पास, फरवरी 2016 में किस वायरस के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, तो वो उस टाइम पर जीका वायरस का था, तो इसलिए ये क्वेश्चन आ गया। अब इस साल दोस्तों कोरोना का है, तो कोरोना का आपको एक तो पूरा XYZ जो है पता होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत चाइना के वुहान शहर से हुई थी। ठीक है, और फिर कोरोना के दौरान अगर कोई ऐप वगैरह लॉन्च किया गया तो उसको भी देख लेना। ठीक है, जैसे कौन सा ऐप यूज किया गया था वो, जिसमें ट्रैक करते थे कोरोना वालों को, सेतु ऐप का क्या ऐप है वो, पता नहीं क्या ऐप है। तो ये ऐप जो है ये जो लॉन्च किए गए हैं उस दौरान
वो भी देख लेना। और एक तो टीका टीका जो है, खास जो टीका है उसमें दो टीके हैं, मैंने बताया भी आपको पहले भी, ठीक है। एक तो भारत बायोटेक का है और दूसरा आपका इनका सीरम इंस्टीट्यूट वालों का, ठीक है। तो ये दो टीके बने थे। और बाकी इसके बारे में भी जितना भी आप पढ़ सकते हो पढ़ लेना यार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा एक जो आजकल एक ऐप लॉन्च हुआ है इसके लिए, कोविन ऐप। हाँ, कोविन ऐप जो है इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। तो खैर ये करंट अफेयर में ये कोरोना से संबंधित पूछा जा सकता है। और कोरोना का जो फैलाने वाला वायरस है कोविड-19, उसको तो आप जानते ही हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, कौन से दो यूरोपीय शहर क्रम से नवंबर 2015 तथा मार्च 2016 में आईएस आतंकी हमले के शिकार हुए। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बी जो है वहाँ पर पेरिस और ब्रुसेल्स में उस टाइम हमला हुआ था, तो इसलिए क्वेश्चन आ गया। अभी लेटेस्ट तो कहीं पर ऐसा हमला कुछ हुआ नहीं है, तो वो पूछा जा सकता है। इससे पहले जो हमला हुआ था वो न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च के ऊपर हुआ था, वो याद रख लेना, ठीक है। और श्रीलंका में भी हुआ था। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2016-2020 के ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान है। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन में अगेन था। इसको अब ये इसका कोई मतलब नहीं है। इस टाइम का जो ओलंपिक होने वाला है अब लेटेस्ट वाला, तो वो आपको याद रखना है कि वो जापान में होने वाला टोक्यो में, और उसके बाद वाला कहाँ होगा उसको भी याद रखना है, ठीक है। 2020 वाला ओलंपिक तो आप जानते हैं ठीक कोरोना की वजह से क्या हो गया, डिले हो गया है, ठीक है। तो इसी साल होना है उसने। नेक्स्ट देखिए, 2014-15 की अवधि में किस राज्य की प्रति व्यक्ति जो आय है वह सर्वाधिक थी, ठीक है। तो जो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी दोस्तों, वो आपका बी जो हरियाणा है उसके अंदर 2014-15 के अंदर। ये पुराना डेटा है, लेटेस्ट डेटा जो है वो देख लेना कि पर कैपिटा इनकम किस राज्य की सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है वो किस राज्य की है। दूसरे नंबर पे यूपी आ चुका है, पहले पे शायद महाराष्ट्र होगा या गुजरात होगा, देख लेना। और पर कैपिटा इनकम भी देख लेना। नेक्स्ट है आपके पास, भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग आप जानते हैं कि योजना आयोग जो है उसको खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह पर बना है कौन सा, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो नीति आयोग है इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे ये थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो उस टाइम की बात है ये। तो सी ऑप्शन होना था इसने राइट आंसर। लेकिन वर्तमान में दोस्तों आप जानते हैं इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, राजीव कुमार, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी अध्यक्ष तो आप जानते हैं कि ऑलरेडी जो भी प्रधानमंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको उपाध्यक्ष का नाम याद रखना है जो कि हैं राजीव कुमार। और जो इसके सीईओ, तो सीईओ हैं आपके कौन, ये अमिताभ कांत, ठीक है ना। तो सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। अगला देखिए, मानवोदय काव्य की रचना की थी। तो मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। भरत कवि, मौलाराम भूषण या गुमायनी कवि। तो मानवोदय काव्य की रचना करने वाले हैं भरत कवि, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। ये इन्होंने पता नहीं गलत आंसर क्यों दे रखा है। मानवोदय काव्य की रचना करने वाले जो हैं वो भरत कवि हैं, ठीक है। अगला देखिए, यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, ये अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यूएनडीपी का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसको देख लेना कि उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, ओके। और 2021 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है उसको भी देख लेना कि उसमें कौन सी रैंकिंग है। चलिए आगे चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात होता है, पहला है। दूसरा बजट घाटा कम होता है, तीसरा आयात होता है, और चौथा है विदेश व्यापार नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब है कि जो विदेश है उनसे ट्रेड होता ही नहीं है। जैसे कि भारत के अंदर भारत के अंदर जो 1991 में जो आपका एलपीजी पॉलिसी आई, उससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था बेसिकली बंद अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय जो ग्रामीण विकास संस्थान है दोस्तों ये आपका स्थित है हैदराबाद में, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वैट, इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया। वैट किस पर लगता है, पहले तो आपको पता ही होना चाहिए वैट क्या हुआ। वैट का मतलब होता है दोस्तों वैल्यू एडिड सर्विस, ठीक है ना। तो वैल्यू एडिड जो किसी भी वस्तु के उत्पादन पर ये शुल्क लगता है वैट, ठीक है।
तो ये कहाँ पर लगता है? उत्पादन सीधे उपभोक्ता पर लगता है, उत्पादन के पहले चरण पर लगता है, उत्पादन या विक्रय के मध्य सभी चरणों पर लगता है, या उत्पादन के अंतिम चरण पर लगता है। तो दोस्तों ये जितने भी चरण होते थे उन सभी पर लगता था, ठीक है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, ऑप्शन सी। तो क्योंकि यहाँ पर ये प्रत्येक जो स्टेप है उस पर ये वैट लगता था, तो उससे क्या होता था, डबल हो जाता था। अब जो जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पर भी वैट लग रहा है, फिर उसके बाद जो उसको असेंबल कर रहा है वो भी अपना वहाँ पर अलग से उसका वैट लग रहा है, तो उसमें जो कीमतें हैं वो डबल डबल बार जुड़ जाती थी, ठीक है। इस चीज़ को ही खत्म करने के लिए जीएसटी को लाया गया, ठीक है, जहाँ पर वन टाइम आप जानते हैं कि सोर्स पर जो है वो डायरेक्ट जो है एक बार में ही लग जाता है, और वन टाइम जो है प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है, और जितना भी आपका होता है उसमें बाद में कैशबैक मिलता है। तो वो उसको वैट को ख़त्म करके ये चीज़ शुरू की गई थी, और वैट कब आया था? 2005 के अंदर आया था, ठीक है, 1 अप्रैल 2005 को वैट लागू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है सी, उत्पादन और वितरण के जितने भी स्टेप्स हैं उन सभी पर लगता है। और नया जो आया है जीएसटी, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो जीएसटी आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, है ना। और जीएसटी के अंदर जो टोटल 5 जो स्लैब्स हैं आपके, अलग अलग टैक्स की जो 5 स्लैब हैं, अब तो घट भी गई हैं, लेकिन शुरुआत में 5 स्लैब थी, ठीक है। और कुल 17 प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, 17 प्रकार के इनडायरेक्ट जो टैक्स जितने भी हैं वो उन सभी को आपका ख़त्म कर दिया गया है जीएसटी के अंदर, ठीक है। और एक ही टैक्स रखा गया है जिसका नाम है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और उसके अलावा इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपका, कि जो अभी तक जो पेट्रोल, डीजल और लिक्वर है ये इससे बाहर है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला देखिए, सुपर कंप्यूटर सुपर 301 क्या है? तो दोस्तों सुपर 301 एक जो है वो अमेरिकी व्यापार का एक कानून है। अब इसको देखकर क्या है, कंप्यूटर जैसा लग रहा है, लेकिन सुपर 301 अमेरिका का व्यापार कानून है जिसके द्वारा विदेशी व्यापार को कंट्रोल किया जाता है, ओके। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। भारत में सफ़ेद क्रांति का जो जनक है, यानी श्वेत क्रांति का जनक, तो ये मैंने आपको बता रखा है एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में। कौन है वो? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है ना। तो वर्गीस जो कुरियन है उनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। जो भारत में ये अमूल है, इसकी शुरुआत इन्होंने की थी, ठीक है। तो इन्हीं को जो है वो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। बाकी आप जानते हैं हरित क्रांति का जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है पूरे दुनिया के अंदर, और भारत के अंदर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट है, भारत में पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? यानी कि जो पंचायत हैं वो कौन सा कर कलेक्ट करते हैं? तो पहला है बिक्री कर, दूसरा है सीमा शुल्क, तीसरा भू राजस्व, और चौथा स्थानीय मेलों पर कर। तो जो स्थानीय मेले होते हैं उन पर टैक्स जो है वैसे तो अब लगता नहीं है, लेकिन लगाने का जो अधिकार है वो पंचायतों के पास है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। राज्यों के पंचायती राज के सब्जेक्ट के अंदर ये आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित, ये देखिए कल ही मैंने एक मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो बनाई थी, उसको जिसने देखा होगा ये आसानी से इसका आंसर कर देगा। तो पहले क्या हुआ था इनमें से? देखिए इसमें क्रम वाइज क्या जोड़ेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं चंपारण हुआ था। गांधी जी जब शुरुआत में आए तो उसके बाद उन्होंने पहला आंदोलन चंपारण किया, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन, फिर खेड़ा, और फिर लास्ट में असहयोग, ठीक है। इस तरीके से ये 4 चीज़ें चली थी। इसके डेट देख लीजिए, 1917 से लेकर 20 तक ये लगातार चला। 18 में ही 2 आंदोलन हुए, अहमदाबाद मिल और खेड़ा, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट है, भारत में संगम क्या है? तो पहला है तमिल कवियों का महासंघ, दूसरा है तमिल दरबारियों राजाओं के दरबारी कवि, तीसरा है तमिल बस्तियां, और चौथा है महापाषाण कब्रें। तो दोस्तों आप जानते हैं संगम काल आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो जो तमिल कवि होते थे उनका जो संघ है वहाँ पर तमिल ग्रंथ जो हैं लिखे गए, तो ये आपका जो संगम काल है उसी में लिखे गए, ठीक है। तो ये बेसिकली तमिल कवियों का संघ या मंडल होता था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो एंशियंट हिस्ट्री है उसी का पार्ट है, ओके। अगला देखिए, नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर किसने बनाए थे? तो खजुराहो जो मंदिर हैं आप जानते हैं वो किसने बनाए थे, बताइए।
ये दोस्तों आपके चंदेल जो राजा हैं उनके द्वारा निर्मित किए गए थे खजुराहो के मंदिर। ठीक है, देख लेते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल जो शासक हैं उनके द्वारा किया गया था। वर्तमान में खजुराहो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जो जिला है उसमें स्थित है। यहाँ के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं और कंदरिया महादेव जो है खजुराहो का सबसे प्रमुख मंदिर है। ठीक है, जो कि एक शिव मंदिर है। तो सबसे फेमस जो मंदिर कंदरिया महादेव वो खजुराहो का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। और नागर शैली में बने हुए हैं, ये दूसरी बात याद रखना। ठीक है, तो ये मंदिरों की 3 प्रकार की शैली होती है, आप जानते हैं। एक तो आपका शिखर होता है, शिखर शैली, और दूसरा होती है नागर शैली, और तीसरी होती है आपका बेसर। ठीक है, तो बेसिकली ये अलग अलग हिस्सों के हिसाब से है। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर आपका शिखर शैली, शिखर नहीं, हमारे यहाँ तो चलती है आपका नागर शैली। और जो साउथ है उसमें आपने देखा होगा ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले मंदिर होते हैं, तो वो शिखर मंदिर हो गए। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है आपके पास साबरमती जो आश्रम है उसका वास्तविक नाम था। तो पहला है आपके पास गांधी आश्रम, दूसरा सत्याग्रह आश्रम, तीसरा फिनिक्स फार्म, और चौथा है दांडी आश्रम सॉरी। तो जो असली नाम या पुराना नाम है इसका वो है सत्याग्रह आश्रम। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने जब आपका खेड़ा ये आपका चंपारण किया था तो उसके बाद ही उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1917 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, बी सॉरी। 17 जून 1917 को इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसको साबरमती आश्रम के नाम से जाना गया। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। राष्ट्रीय आंदोलन में जो शुरुआती 20 साल थे उसमें आपका जो जिन्ना थे वो एक राष्ट्रभक्त हुआ करते थे और धर्मनिरपेक्ष भी काफ़ी हुआ करते थे, और उनके अंदर एक राष्ट्रवादी भावना हुआ करती थी। लेकिन बाद के 20 साल हैं उसमें वो धीरे धीरे कम्युनल होते चले गए। उनके अंदर एक शासन करने की एक लालसा, मतलब राजनीति में वो घुस गए, और धीरे धीरे वो इस तरीके से मुसलमानों को के पक्ष में ही बोलने लगे। एक तरह से उनका सांप्रदायिक रवैया हो गया, और 1940 तक आते आते तो उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से जिन्ना का चेंज हुआ। 1919 में उन्होंने खिलाफत आंदोलन का जो है वो विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था गांधी जी को कि आप इसमें जो है इस तरीके से धार्मिक जो तत्व हैं उनको क्यों ला रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए। दलित आंदोलन की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, इनमें से कौन सी नहीं है? तो भीमराव अंबेडकर जी ने 3 पत्रिकाएं निकाली, कौन कौन सी थी दोस्तों? एक तो थी आपका सबसे फेमस उनकी जो पत्रिका है वो है आपकी बहिष्कृत भारत। ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो दलितों का पे जो उत्पीड़न होता था, उनका अत्याचार होता था, और उनके साथ जो गैर बराबरी का व्यवहार था उसको उजागर करते थे, तो उसी के बारे में उन्होंने पुस्तकें लिखी है। तो उसमें सबसे फेमस है बहिष्कृत भारत, फिर आपके इक्वेलिटी जनता, और फिर मूक नायक। ठीक है, तो इस तरीके से 3 ये प्रमुख हैं। बहिष्कृत समाज ये जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की उनकी कोई बुक पत्रिका नहीं थी। ठीक है, अगला देखिए। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि भारत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने फाइनली बोला था कि हम क्या आपको अगले साल जून 1948 तक जो है वो आज़ाद कर देंगे। ठीक है, लेकिन 1947 में ही जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया तो उसके बाद परिस्थितियां इस प्रकार से हो गई कि फाइनली जो है क्या करना पड़ा, आज़ाद करना पड़ा मजबूरी में। ठीक है, तो इसीलिए ये जल्दी हो गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को ही जो है फिर काम करना पड़ा। अगला देखिए। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, तो जो दिल्ली सल्तनत है वहीं से ये शुरुआत हो गई थी। तो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान है जिसने कि पहली बार आपके जो हमारे संस्कृत ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद कराया था? तो दोस्तों ये थे आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सॉरी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी राइट आंसर है। फिरोज शाह जो तुगलक हैं वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराना शुरू किया। दलाइले फिरोज शाही के नाम से कुछ सांस्कृतिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया गया। ओके, तो ये था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो जो अकबर का शासनकाल था उसमें सबसे बड़ी जो सोने की मुद्रा थी वो आपका थी शहनशाही। ठीक है ना, शहनशाही। बाकी इलाही, जलाली और अशरफी ये भी थी, लेकिन सबसे प्रमुख जो मुद्रा थी वो थी शहनशाही। अगला नेक्स्ट है
भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो आप जानते हैं पुराने टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे दोस्तों, जो सिल्क था उसका व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, चाइना में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो फाइनली जो है कनिष्क ने जो है इस मार्ग का निर्माण किया था, ठीक है ना। तो सिल्क मार्ग बेसिकली इसीलिए था कि जो सिल्क था उसका किस प्रकार से ट्रेड किया जाए, और उस सिल्क मार्ग पर पूरी तरीके से कंट्रोल किसका था? कनिष्क के नेतृत्व में भारत का कंट्रोल था। और उस टाइम पर ये सिल्क मार्ग के ऊपर प्रभुत्व के लिए बहुत सारे संघर्ष भी हुए थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कुषाण शासक है, याद रखना, कुषाण शासक कनिष्क। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद पृथ्वी पर्स किससे संबंधित था? तो पृथ्वी पर्स क्या था? तो दोस्तों ये पृथ्वी पर्स था, ये आपका पूर्व राजाओं से संबंधित था, ठीक है। जो आज़ादी से पहले के राजा थे उनको बाद में बोला कि चलो तुम भारतीय संघ में शामिल हो जाओ, तुम्हें पेंशन पुंशन देंगे, तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई। तो कुछ टाइम तक, आज़ादी के 20-25 साल तक तो ऐसा चलता रहा कि उन्हें फ्री में जो है वो सब कुछ मिलता रहा, सुविधाएं मिलती रही। लेकिन बाद में जो है उसको पृथ्वी पर्स को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यानी कि सब नागरिकों को फिर उसके बाद इक्वलिटी पर ले आए, इक्वल कर दिया। अगला नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री कह रहा हूं मैं, राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य, टोटल 250 मेंबर होते हैं। जो 12 सदस्य होते हैं वो कला, संस्कृति, इन सभी डिपार्टमेंट से, विज्ञान से, कहीं से भी, मतलब वो राष्ट्रपति की अपनी मर्जी होती है। मर्जी भी क्या होती है, उनको जो मंत्रिमंडल है वो बोलते हैं कि आप इनको मनोनीत कर दीजिए, तो वो उनको कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई? तो दोस्तों आप जानते हैं भारत के संविधान के अंदर 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट छूट जाते हैं, तीनों सूचियों को में के अलावा भी, तो उनको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। तो वो किसको दी गई हैं? तो दोस्तों वो दी गई हैं केंद्र को, ठीक है। जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो आपका केंद्र सरकार को दी गई है। अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो ये मैंने बताया भी था कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर, जिसमें फाइनली जो है शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया ताकि राज्य व केंद्र सरकारें दोनों उस पर कानून बना सकें, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ जो है वो विधान परिषद नहीं है? तो आप जानते हैं कि प्रत्येक जो राज्य होता है उसमें विधानसभा तो होती है, लेकिन जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, वो किन्हीं कितनी राज्यों के अंदर, तो कौन कौन से राज्य हैं वो आपके? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और जम्मू और कश्मीर था, ठीक है ना। अब तो कश्मीर जे के राज्य ही नहीं रहा, तो वहाँ पर कहाँ से होनी है, ठीक है। तो खैर ये जो जितने भी प्रदेश थे उनमें आपका कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं उत्तराखंड सबसे छोटा है। वैसे भी आप, अगर आपको पता नहीं भी है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो छोटे राज्य हैं उनमें तो विधान परिषद होना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मिनिमम 120 जो नंबर हैं वो आपका एमएलए होने ही चाहिए, तब जाके ये काम होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, जनहित याचिका का अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ था। यानी कि जो पीआईएल डाली जाती है, आपने सुना होगा पीआईएल डाली जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसी को जनहित याचिका कहते हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरुआत हुई, ठीक है। यानी कि यूएसए के संविधान से हमने ये सब लिया है। और भारत में इसको शुरुआत करने का श्रेय ये भी पूछा जाता है तो उसको जाता है पीएन भगवती और कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने जस्टिस रह चुके हैं, तो इन्होंने ये पीआईएल का सीन शुरू करा था। तो इसके अंतर्गत जो है कोई भी आदमी किसी के बिहाफ पर भी जो है वो पीआईएल डाल सकता है अगर उसे किसी चीज़ पर आपत्ति है। ओके, अगला, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर लिखा हुआ है भारत यानी कि इंडिया एक क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब राज्यों का एक समूह होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आंसर नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कोई भी विवाद हो तो उसका सर्वोच्च न्यायालय ही निपटारा करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है और ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। अगला, आर्थिक निर्गम यानी कि ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? सबको इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों। इकोनॉमिक जो ड्रेन थ्योरी है वो सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा?
दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार भारत की राष्ट्रीय जो आय यानी नेशनल इनकम उसकी गणना भी की थी बहुत पहले। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है हमारा ही जो पैसा है वो हमसे ही जो है लो कॉस्ट पर प्रोडक्शन करवा के वहाँ पर ले जाते हैं इंग्लैंड में, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करके फिर यहाँ पर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इस प्रकार से हमारे देश का जो पूरा माल है वो इंग्लैंड को जो है वो एक तरह से ड्रेन हो रहा है, तो इसको कहा जाता है ड्रेन थ्योरी। अगला नेक्स्ट है आपके पास, पहला लोकपाल बिल कब संसद में प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में दोस्तों पहली बार लोकपाल जो बिल है वो संसद में प्रस्तुत किया गया था। और वर्तमान में तो आप जानते हैं कि जो लोकपाल है वो नए फाइनली जो है लोकपाल बिल पारित हुआ और नए जो लोकपाल हैं वो भी नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं? 2019 के अंदर उनको नियुक्त किया गया था। उनका नाम है आपका पिनाकी चंद्र घोष, उनका नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लेटेस्ट आपको याद रखना है, उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, एम के गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पहली पुस्तक कह रहा हूँ। तो दोस्तों महात्मा गांधी की जो पहली पुस्तक है ये आपका है हिंद स्वराज। ठीक है, बाकी जो और पुस्तक हैं वो भी उनकी हैं, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो ये उनकी आत्मकथा है, और इंडिया और माई ड्रीम्स ये भी उनकी पुस्तक है, की टू वेल्थ ये सब उन्हीं की पुस्तक है, लेकिन उनकी पहली पुस्तक हिंद स्वराज है। ठीक है, इन्होंने इसको 1909 में जब लिखा था और गुजराती में लिखा था। अगला देखिए, बजट का मुख्य उद्देश्य होता है, तो बजट का उद्देश्य क्या होता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जवाबदेही सुनिश्चित करना और प्रबंधन में साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, ये सारे काम बजट के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर चलती है वह कौन सा सिद्धांत है? तो दोस्तों संसदीय जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो चलती है आपका विधायिका और कार्यपालिका के घनिष्ठ संबंधों के ऊपर, है ना। क्योंकि जो विधायिका होती है वो बेसिक, जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो हमेशा जो कार्यपालिका होती है उसको विधायिका में अपना जो मेजोरिटी है उसको बनाए रखना होता है। जिस दिन वो मेजोरिटी को खो देती है उस दिन सरकार गिर जाती है। आप सब जानते हैं कि भारत में जो सरकार है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? वो लोकसभा के प्रति, और लोकसभा क्या है? जनता का सदन। यानी कि जो विधायिका है वो लोकसभा है, और जो उसमें काम करने वाले हमारे मंत्री हैं जिनसे सवाल पूछा जाता है वो कार्यपालिका है। तो जो कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और जब भी उनका जो है वहाँ पर बहुमत टूट जाता है तो वो उसी दिन सरकार गिर जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये काम होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में शून्यकाल कब से शुरू होता है? तो शून्यकाल यार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। आप सब जानते हैं दोपहर का जो 12 बजे का समय है ये शून्यकाल होता है। हालांकि ये संविधान के अंदर इस प्रकार की कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये परंपराओं के से धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप हो गई। ठीक है, तो दोपहर 12 बजे ये 0 आवर होता है, जिसमें फिर पूछा जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं धड़ाधड़। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान में अलग अलग भाग हैं, जिसमें पहला जो भाग है उसमें तो भारत के बारे में और उसके राज्यों के अलग अलग जो संघ में कौन कौन से राज्य शामिल हैं इनके बारे में, और जो दूसरा भाग है दोस्तों उसमें जो है वो बताया गया है कि भारत की जो नागरिकता है वो किस प्रकार से दी जाएगी और भारत में नागरिकता के क्या क्या प्रावधान है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन मैथ का है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, इसमें क्या करना होगा। ऊपर के जो दो ये दिख रहे हैं आपको, ये इसमें स्क्वायर दिख रहा है और नीचे के वो सेम दिख रहे हैं, तो हम इसमें लगाएंगे दोस्तों एक फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहीं पर भी आपको ये इस प्रकार से दिख जाए दो चीज़ें का स्क्वायर और नीचे भी सेम, तो ये फॉर्मूला लगाना है, जिसका मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो जब हम इसको लगाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये देखिए हमने इसको लगाया, इसको खोला, तो ऊपर फिर एक बार जो है हम प्लस कर देंगे दोनों को, फिर एक बार माइनस कर देंगे। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, फिर उसको नीचे भी घटाया और फिर डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं। जहाँ पर भी ऊपर और नीचे इस प्रकार से सिमिलर दिख जाए तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और कहीं कहीं पर जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगाना पड़ सकता है। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों 0.75 इंटू एक्स, और उसका जो समानुपात है वो दिखा रखा है किससे, 5:x। तो इस ये जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जो अंदर वाले होते हैं वो अंदर से मल्टीप्लाई करना है, और जो बाहर वाले हैं वो बाहर वाले से कर दिया। तो सिंपल है, जो अंदर वाले हैं, अंदर वाले कौन कौन से हैं, 5 और x, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि वो हो जाएंगे 5x, और जो बाहर वाले हैं 8 है उसको 0.75 से कर दो, तो कर दो। फिर जो है 5 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको आप, इसको काटेंगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, और फिर काट के ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो इस प्रकार से x की वैल्यू यहाँ पर 12 निकल के आ गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 12 नहीं होगा, ये 1.25 होगा, ये सी ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट हुआ है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी इनका फेवरेट होता है यूकेपीएससी का। एक कक्षा के 22 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। शिक्षक की आयु सम्मिलित करने पर औसत जो आय है उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी। तो इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो 22 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु 21 है, तो 22 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल 462 वर्ष हो गए। अब दोस्तों एक टीचर भी आ जाएगा, तो टीचर के आने से सबकी जो आय है वो एक एक बढ़ जाती है। तो एक एक बढ़ जाने से जो है औसत आय कितनी हो गई, अब 22 हो गई, 21 में एक और बढ़ गई तो 22 हो गई। और शिक्षक के आने से जो है संख्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले 22 थे, अब एक टीचर भी जुड़ गया उसमें, तो टोटल 23 हो जाएगा। तो इसका मतलब 23 जो है टोटल हो गया, और किसके हिसाब से होगा, 22 के हिसाब, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो। 23 को 22 से मल्टीप्लाई किए तो 506। तो पहले था इतना, अब ये इतना है, दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, तो आपका 44 वर्ष अंतर निकल के आ गया। इसका मतलब टीचर की जो आय है वो 44 साल है। ठीक है, वैसे भी सिंपल तरीके से इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, पहली बात तो जो टीचर है वो जब आ रहा है तो एक एक सब में जो है वो बढ़ा देता है। अब ऑलरेडी जो है 21 वर्ष जो है वो एवरेज है, सबका जो है वो एक एक बढ़ाएगा, तो 21 तो होगा ही होगा, और प्लस एक अपना भी आएगा, तो टोटल 22 आ गए, है ना। एवरेज में जो है 22 का ऐड कर दो, और 22 पहले से हैं, तो 22 + 22 कितना हो गया, 44। डायरेक्ट इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये मुर्गी और गाय वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूकेपीएससी का फेवरेट है। आपने 2014 का जो लेक्चर का एग्जाम है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन देखा ही होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मुर्गी की 2 टांगें होती हैं, और जो गाय होती है उसकी 4 टांगें होती हैं। तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, उनके हम बताना है कि सिरों की कुल संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि टोटल जो मुर्गी हैं वो आपका x है, और गाय y है। अब हमने पहली इक्वेशन बनानी है कि हमें पता है कि यदि उनके सिरों की संख्या 48 है, हमेशा सिर और पैरों की संख्या दी रहती है, तो सिर हमेशा एक एक ही होगा एक आदमी का, तो टोटल संख्या कितनी होगी, 48 हो गई। यानी कि टोटल जो है गाय और मुर्गी जो है मिलाकर 48 हो गया। लेकिन चूंकि गाय के होते हैं 4 पैर और मुर्गी के होते हैं 2 पाँव, तो इसलिए 2x हो गया, यानी कि x यानी मुर्गी को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और गाय को 4 से कर दिया। तो इस प्रकार से ये टोटल 140 के बराबर हो गए। अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से कर लीजिए, 2 से कर लीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x से 2x कटेगा, और 4y में से 2y गया 2y, और यहाँ पर इसको भी माइनस कर लीजिए, 140 में से आपका 40 माइनस किया तो 100, और उसमें 8 गया तो 92। ठीक है, और उसको जब हम y से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 से काट लीजिए। ठीक है, y की जो वैल्यू है उसको जब निकलेगी तो उसको फिर यहाँ पर रख देंगे x + y में, तो फाइनली x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस प्रकार से जो है हमारे पास x आ गया आपका 26 और y आ गया 22। तो इस तरीके से दोस्तों हमें पता चल गया कि मुर्गी जो है उनकी संख्या 26 है और गायों की संख्या 22 है। कुछ नहीं करना है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि जो है वो एग्जैक्ट, अब गायों की जगह पर वो कई बार कुछ और जानवर दे सकता है, मुर्गी की जगह पर वो मनुष्य दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो खैर ये चीज़ उन्होंने फिक्स जो नंबर हैं वो दिए ही रहते हैं कि टोटल जो है कितने हैं, पैरों की संख्या टोटल कितनी है और सर की संख्या कितनी है। ठीक है, अगला देखिए, अगला, यदि a का 20% b के बराबर है तथा 20 का b% निम्न में से किसके के बराबर होगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, a का 20% b के बराबर है, तो a का 20% का मतलब होता है जहां पर भी 20 और के साथ परसेंट लिखा होगा उसका मतलब होता है अपॉन में 100, ये करना है। तो वही करा हमने, a और 20/100, यही तो किया है ना।
और वो b के बराबर है, तो b के बराबर कर दिया। तो इसका मतलब अगर हम b निकालें तो b किसके बराबर होगा, b का मतलब b जो है वो 21/100 के बराबर हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया, पहला इक्वेशन। अब हमें दूसरा बताना है b का b%, तो 20 का b% यानी कि b/100। ओके, तो b की जगह पर हमने ये रख देना है जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का इक्वेशन बन जाएगा। इस b की जगह पर हमने ये ऊपर वाला रखा है, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इस प्रकार से 20 से काट लो, 20 पंजे 100, और फिर 4 5 को 20, 4 से 25 बार, तो 1/25 यानी कि 4%। तो इसका मतलब a का 4% जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो b का जो 20 का 20% 4% के बराबर। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं, कुछ नहीं करना। परसेंटेज वाले में तो आपको सीधा अगर बोला है कि किसी का 20% निकालिए तो उसको रखिए, जैसे बोला b का 20%, तो 20% परसेंट मतलब उसका सब अपॉन में 100। अगर यहाँ पे 100 दिया है तो 100 का 100 20% 20 रुपया, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 100 क्वेश्चन। महेश ने जितने में 20 अंडे खरीदे उतने में उसने 18 अंडे बेचे, इसका उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए जो है ये फॉर्मूला दिया हुआ है लाभ प्रतिशत का, जिसमें देखिए यहाँ पर ऊपर आपने जो खरीदे हैं वो क्रय मूल्य हो जाएगा, और जो बेचेंगे उसको विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन फिर विक्रय मूल्य, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से 11 से 1/9 जो है राइट आंसर हो जाएगा, और इतने का उसको लाभ हुआ है, ठीक है। ये थे दोस्तों आज का हमारा सेशन। इसमें हमने टोटल 100 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को इससे यूकेपीएससी का जो है स्टैंडर्ड का पता चलता होगा कि इससे किस प्रकार से क्वेश्चन ये पूछते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन कुछ एग्जाम के अंदर देखे जाएंगे, तो आप लोग इसको देखते रहिए। एक और टेस्ट मैं इसी तरीके का करवाऊंगा अगर आप लोगों को ये टेस्ट पसंद आएगा तो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।